तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका ज्ञान की पाठशाला में। आज हम लोग क्लास 12th के रिप्रोडक्शन और ऑर्गेनिज्म के पार्ट 2 के अंदर बात करेंगे ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। आज की वीडियो में हम ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को पूरा डीपली ख़त्म करेंगे। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या होता है, उसके क्या टाइप्स होते हैं, उसके टाइप्स के एग्जांपल्स, और साथ ही साथ कि इकॉर्निया को टेरर ऑफ बंगाल क्यों कहा जाता है, और जितने भी ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो इन्वायरमेंटल कंडीशन ठीक ना होने की वजह से, अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से कौन से मेथड के थ्रू रिप्रोडक्शन करते हैं, इन सब के बारे में आज हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में। तो ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है? ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसके थ्रू एक सिंगल पेरेंट, जो एक सिंगल इंडिविजुअल है, वो भी कैपेबल होता है एक नए यंग वंस को प्रोड्यूस करने के लिए, है ना। वो अपने नए जो यंग वंस है, नेक्स्ट जनरेशन है, उसको रिप्रोड्यूस करने में कैपेबल होता है। तो अब ये जो यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं, इनके बहुत ही बेहतरीन कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स होते हैं। सबसे पहला तो ये कि ये जो यंग वंस प्रोड्यूस हुए हैं, ये अपनी पेरेंट के, यानी कि जो पेरेंटल इंडिविजुअल ऑर्गेनिज्म है, उसके एकदम बिल्कुल आइडेंटिकल होते हैं। अब आइडेंटिकल का मतलब एकदम एग्जैक्ट कॉपी, जैसा इसका पेरेंट था वैसा ही सेम ये भी होगा। अब वो किस बेसिस पे होगा कि जैसा उसका पेरेंट दिखता था, मतलब मॉर्फोलॉजिकली जैसा उसके पेरेंट का साइटोप्लाज्मिक कंपोजिशन था, जैसे उसके पेरेंट का न्यूक्लियर कंपोजिशन था, उसका डीएनए कंपोजिशन था, सब कुछ एग्जैक्ट वैसा का वैसा ही होगा। मतलब कि ये जो न्यू ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुआ है, एक तरीके से हम कह सकते हैं कि ये नया पेरेंट ही है ना, जो कि फिर दोबारा रिप्रोड्यूस करेगा और अपने जैसे और भी बनाएगा। तो अब बात आती है कि ये जो ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस हुए, इनको हम कहेंगे क्या, है ना। तो इनके लिए एक स्पेशल टर्म यूज़ की जाती है, क्लोन्स। तो मैंने क्लोन कहते क्यों है, ये चीज़ तो आपको पहले ही पता चल चुकी होगी। और इसके जितने भी क्लोन्स प्रोड्यूस होते हैं, मतलब जितने भी ऑफस्प्रिंग एक सिंगल पेरेंट प्रोड्यूस करता है, उसके हर एक इंडिविजुअल ऑफस्प्रिंग को हम रेमेट के नाम से जानते हैं, जिसको याद रखना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। तो अब बात आती है कि जो क्लोन्स हैं, इसको हम डिस्क्राइब कैसे करेंगे, है ना। तो क्लोन्स का सेम सिंपल मीनिंग होता है कि मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली। मॉर्फोलॉजिकली के अंदर तो सारा आउटर जितना भी हमें दिखाई पड़ रही चीज़ें वो, और जेनेटिकली वो कि उसका जेनेटिक कंपोजिशन, डीएनए का कंपोजिशन क्या है, उसके जीन्स के कैरेक्टर्स क्या हैं, है ना। अब जब ये दोनों चीज़ें हो गई हैं, तो इसका मतलब हम पूरे के पूरे ऑर्गेनिज्म को तो पता लगा ही सकते हैं। तो यही होता है क्लोन। क्लोन का सिंपल सीधा मतलब है कि अपने पेरेंट जैसा ही एकदम सेम टू सेम एग्जैक्ट कॉपी। तो वही है कि ये मॉर्फोलॉजिकली और जेनेटिकली सिमिलर होता है अपने पेरेंट से, और एकदम एग्जैक्ट कॉपी होता है। अब इसी के अंदर जैसे हमारा जो अमीबा है, अमीबा के अंदर हम देख सकते हैं कि अमीबा के अंदर सबसे पहले तो एक इरेगुलर सा शेप होता है। इसका एक छोटा सा न्यूक्लियस होता है, छोटा सा सेल है, सिंगल सेल यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है। अब इसके अंदर जितने भी जो बाहर की तरफ में निकले हुए जो स्ट्रक्चर्स हैं, उनको हम बोलते हैं इसके सूडोपोडिया। सूडोपोडिया का मतलब होता है फॉल्स फीट, जो कि मेनली काम क्या करते हैं, इसके लिए फूड गैदर करने का काम करते हैं, या फिर इसके मूवमेंट में हेल्प कराते हैं। ये तो मूवमेंट में हमारे क्या हेल्प कराते हैं, लेग्स, और लेग्स को हम बोलते हैं पॉड्स या पोडियास, है ना। तो वही इसका क्या है, फॉल्स पोडियाज या फॉल्स फीट बोलते हैं हम इसको, जो कि इसका शेप एक जैसे हमारे जो लेग है उसका एक परमानेंट शेप है कि वो इस शेप का होता है। लेकिन इसके जो सूडोपोडियाज हैं, जो ये एक्सटेंशन है इसके, उनका कोई भी एक परमानेंट शेप नहीं होता, ये शेप ऐसे बदलते रहते हैं। तो इसको हम फॉल्स फीट बोलते हैं। अब जब ये मैच्योर हो गया होगा, ग्रोथ फेज इसका कंप्लीट हो गया है, उसके बाद ये क्या करेगा, अपने जितने भी सूडोपोडियाज हैं उनको विड्रॉ करेगा। मतलब अभी तक इसने क्या करा था, अभी तक इसने खूब इधर उधर की चीज़ें खाना खाया, खूब एकदम मोटा हो गया, अपना जितना भी इसका मास था वो इसने इंक्रीज़ कर लिया, इसके पास खूब एकदम भर के साइटोप्लाज्म आ गया। अब इसने सबसे पहले सूटेबल कंडीशंस देखी कि इसके पास प्रॉपर अमाउंट में वाटर है कि नहीं है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स इसको चाहिए था वो है कि नहीं है। उसके बाद ये क्या करेगा, अपने जितने भी सूडोपोडियाज हैं इनको करेगा विड्रॉल। अब इनको विड्रॉ करने के बाद ये कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बन जाएगा। अब इस स्ट्रक्चर बनने के बाद ये क्या करेगा, अपना जो न्यूक्लियस है उसको उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस करवाएगा, जो कि हमने क्लास 11th के अंदर सेल डिवीजन चैप्टर के अंदर पढ़ा था कि दो फेज़ होते हैं, एक होता है इंटरफेज़, दूसरा होता है एम फेज़ या फिर माइटोटिक फेज़ या मियोटिक फेज़। तो इसके अंदर हम ए सेक्शन माइटोटिक का ही बात करेंगे। तो ये क्या कर रहा है, अभी तक जो इसका ग्रोथ फेज़ था वो था इंटरफेज़ के बाद इसने क्या करेगा, अभी
अभी आ जाता है एम फेज़ के अंदर, जिसके अंदर सबसे पहले तो इसका जो न्यूक्लियस है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगी। इसके जो एक न्यूक्लियस है वो 2 न्यूक्लियस में डिवाइड होगा। इसको और अच्छे समझने के लिए जो क्लास 11th वाला जो सेल साइकिल वाले जितने भी पार्ट हैं, 2 पार्ट मैंने कंप्लीट करा, तो वो ज़रूर जाके देखना, मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो अब होगा क्या कि इसके अंदर सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस होगी, उसके बाद फिर इसके अंदर एक ऐसा क्लीवेज सा बनेगा जिससे ये 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। इसका साइटोप्लाज्मिक डिवीजन भी होगा, साइटोकाइनेसिस, है ना। तो सबसे पहले कैरियोकाइनेसिस, फिर साइटोकाइनेसिस, और उसके बाद ये 2 डॉटर सेल में डिवाइड हो गया। तो अब देखो इसके अंदर हो क्या रहा है, मेनली जो एक अमीबा है उसने कोई अलग से स्ट्रक्चर बना के नए ऑफस्प्रिंग नहीं बनाए, उसने खुद ही को ही नए ऑफस्प्रिंग में इवॉल्व कर लिया है ना। इसी के अंदर आप देखते हैं ईस्ट का, तो ईस्ट के अंदर आप देख सकते हैं कि इसके पास एक बड़ा सा वैक्यूल है, एक अपना छोटा सा न्यूक्लियस है, ये भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, तो इसके पास कोई और ऑप्शन तो है नहीं, ये करेगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ही करता है बडिंग के मेथड से। अब बडिंग के मेथड से कैसे करता है कि इसके अंदर जो इसके पास न्यूक्लियस है उस न्यूक्लियस का ये करेगा कैरियोकाइनेसिस, 2 इक्वल पार्ट के अंदर इसका न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद फिर ये करेगा साइटोकाइनेसिस। अब साइटोकाइनेसिस जो होती है इसमें थोड़ा सा कर देता है खिलवाड़। साइटोकाइनेसिस के अंदर जैसे अमीबा था, तो अमीबा के अंदर इक्वल साइटोकाइनेसिस इक्वल कैरियोकाइनेसिस हुई थी, जितना एक ऑर्गेनिज्म को मिला था उतना ही दूसरा ऑर्गेनिज्म को मिला था, क्योंकि इसके अंदर वो फुली इवॉल्व हो गया था, फुली डिवाइडेड हो गया था 2 डॉटर सेल के अंदर। बट ईस्ट के केस में ऐसा नहीं है। ईस्ट में क्या है कि उसको एक ऑफस्प्रिंग बनाने के बाद बाकी और भी ऑफस्प्रिंग खुद ही से निकालने, है ना, खुद वो थोड़ी ना चला गया, तो उसको अपने पास भी साइटोप्लाज्म रखना पड़ेगा ताकि वो नए ऑर्गेनिजम्स को भी बना सके, है ना। ये अपने न्यूक्लियस को तो कैरियोकाइनेसिस करवा के नया न्यूक्लियस बना देगा, लेकिन साइटोप्लाज्म भी तो प्रॉपर अमाउंट में होना चाहिए दूसरे जो बर्ड्स हैं उनको देने के लिए। तो इसलिए जो साइटोप्लाज्म होता है उसका अनइक्वल डिवीजन होता है बर्ड के अंदर, और एक छोटे से बर्ड फॉर्म होगा। और ये बर्ड जो होता है ये मैच्योर होने के बाद यहाँ से डीअटैच हो जाएगा। डीअटैच होने के बाद अपना ये जो साइटोप्लाज्म है वो इकट्ठा करना चालू कर देगा, क्योंकि ये ग्रो करता है वाटर के अंदर। ये बाहर इतना सारा वाटर है तो ले लेगा ये वाटर बाहर से, इसको कोई दिक्कत तो है नहीं। अब इसके बाद आते हैं कि मतलब एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जैसे कॉमनली जो यूनिसेलुलर या सिंगल सेल जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसके अंदर देखा जाता है। कंपैरेटिवली जो बड़े ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जो प्लांट्स होते हैं, एनिमल्स होते हैं, है ना, जितने भी ह्यूमंस वगैरह, इन सब के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं हो सकता, क्योंकि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत ही सिंपल सा प्रोसेस है। और जितने भी सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं उसी के अंदर ये होता है। अब जितने हायर प्लांट्स होते हैं या एनिमल्स वगैरह होते हैं, इनकी जो बॉडी होती है थोड़ी कॉम्प्लेक्स होती है, तो इसके अंदर ये इतना सिंपल सी प्रोसेस के थ्रू डिवाइड कर नहीं सकते हैं, है ना। तो जितने भी प्लांट्स एनिमल्स हैं, हायर प्लांट्स है ना, एनिमल्स ह्यूमंस, इन सब के अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होता है। अब जो कि ये प्रोटिस्टा या फिर मोनेरा जो वगैरह जो होते हैं, बैक्टीरियाज है ना, प्रोटिस्ट, ये सब जो होते हैं ये अपने ऑर्गेनिज्म मतलब जितने भी पेरेंट सेल होते हैं उन्हीं से ही माइटोटिकली डिवाइड करके 2 नए ऑर्गेनिजम्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं फिजन वगैरह करके, जिसको हम आगे पढ़ेंगे, और भी उसके बहुत सारे टाइप्स, है ना। तो इसी सेल डिवीजन के मेथड के थ्रू ये रिप्रोड्यूस कर लेते हैं, नया ऑफस्प्रिंग बना लेते हैं, है ना, जो कि एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर ही आता है। तो हम बात करते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के टाइप्स की, कि किस किस टाइप से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन हो सकता है। सबसे पहला जो टाइप आता है वो होता है फिजन का, है ना। फिजन के अंदर हमारे बहुत सारे फिजन के टाइप्स होते हैं। सबसे पहला होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन का मतलब होता है कि एक जो पेरेंट सेल है वो 2 ऑफस्प्रिंग में डिवाइड हो जाता है, टूट जाता है ना। फिजन का मतलब होता है ब्रेक हो जाना, टूट जाना। तो एक जो हमारा पेरेंट सेल है वो 2 ऑफस्प्रिंग में जब टूट जाता है तो उसको हम कहते हैं बाइनरी फिजन, मतलब 2 ऑफस्प्रिंग बना लेता है फिजन के बाद। अब इसी बाइनरी फिजन के अंदर हमारे जो 2 सेल हैं जो डिवाइड हुए हैं वो फिर से ग्रो करते हैं और फिर से बाइनरी फिजन करके फिर से 2 नए सेल बना देते हैं। अब इसी प्रोसेस को होता है बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन के अंदर अब 2 टाइप्स आते हैं। 2 टाइप्स क्या है कि एक तो किस वे से वो बाइनरी फिजन कर रहा है। तो सबसे पहला हमारा होता है इरेगुलर बाइनरी फिजन। इरेगुलर बाइनरी फिजन जो होता है मेनली अमीबा के अंदर देखा जाता है। अमीबा के अंदर क्या होता है कि एक तो उसके शेप भी ऐसे इरेगुलर से होती है। तो वही जो अमीबा है वो इरेगुलरली कहीं से भी डिवाइड हो जाता है
और 2 नए ऑफस्प्रिंग बना देता है, जिसके अंदर ज़रूरी नहीं कि दोनों के अंदर साइटोप्लाज्मिक न्यूक्लियस जो कंपोजिशन है वो सेम हो, दोनों के अंदर डिफरेंट कंपोजिशन भी हो सकती है। अब इसके बाद आता है दूसरा कि ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। ट्रांसवर्स होता है हॉरिजॉन्टल लेवल के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है उसको बोलते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। तो ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन जो होता है मेनली बैक्टीरिया, डायटम, प्लेनेरिया वगैरह के अंदर देखा जाता है। इन सब के अंदर क्या होता है कि जो सेल है वो बीच में से ऐसे डिवाइड होकर 2 सेल बना लेता है, इसको हम कहते हैं ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। हॉरिजॉन्टली डिवाइड होता है, इसके अंदर हॉरिजॉन्टली क्लीवेज बनता है। अब फिर आता है तीसरा कि लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो लॉन्गिट्यूडनल जो होता है वो वर्टिकल डिवीजन होता है किसी भी पेरेंट सेल का, ऑर्गेनिज्म का। वर्टिकल डिवीजन के बाद जब वो 2 ऑफस्प्रिंग में टूट जाता है उसको हम कहते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन, जो कि देखा जाता है यूग्लिना के अंदर। यूग्लिना जो होता है एक फ्लैजिलेटेड बाइफ्लैजिलेटेड स्ट्रक्चर होता है जो कि एकदम लॉन्गिट्यूडनल वर्टिकल वे में उसका डिवीजन होता है। हर एक सेल के पास एक एक फ्लैजिला आ जाता है, फिर वो दूसरा फ्लैजिला खुद ही ग्रो कर लेता है। तो इसी को हम बोलते हैं लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। तो बाइनरी फिजन के 3 टाइप्स हो गए, इरेगुलर, ट्रांसवर्स और तीसरा होता है लॉन्गिट्यूडनल बाइनरी फिजन। अब फिजन के अंदर एक और फिजन आता है मल्टीपल फिजन। मल्टीपल फिजन के अंदर क्या होता है, जैसे बाइनरी फिजन के अंदर एक पेरेंट सेल से 2 ऑफस्प्रिंग में टूट रहा था, हमारा जो डॉटर सेल है एक ऑफस्प्रिंग से 2 ऑफस्प्रिंग बन रहे थे एक पेरेंट सेल से, उसी तरह यहाँ पे क्या होगा मल्टीपल फिजन के अंदर एक पेरेंट सेल से वो मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स के अंदर डिवाइड होगा। मल्टीपल ऑफस्प्रिंग्स के अंदर कैसे डिवाइड होगा कि एक जो पेरेंट सेल है उसके बाहर की तरफ में उसके सराउंडिंग में एक लेयर बन जाती है जिसको हम कहते हैं सिस्ट। उसके सिस्ट लेयर जो बन जाती है CYST, उस लेयर के अंदर जो हमारा पेरेंट सेल है वो डिवाइड करना चालू करता है, माइटोटिकली डिवाइड करके वो बहुत सारे मल्टीपल ऑफस्प्रिंग बना लेता है, वहीं पे मल्टीपल सेल बना लेता है। उसके बाद जितने भी उसके ऑफस्प्रिंग हैं वो उस सिस्ट को ब्रेक करके वहाँ से फिर रिलीज़ आउट हो जाते हैं। अब इसके बाद हमारा आता है बडिंग। अब बडिंग के अंदर जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा ईस्ट के अंदर क्या होता है कि जो उसका ऑफस्प्रिंग है उसके अंदर सबसे पहले क्या होगा कि जो हमारा पेरेंट सेल है उसके अंदर कैरियोकाइनेसिस होगा, उसके न्यूक्लियस जो होगा वो 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा। उसके बाद उसके अंदर होगा साइटोकाइनेसिस, मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन। अब साइटोप्लाज्म का डिवीजन ईस्ट के केस में इरेगुलर साइटोप्लाज्मिक डिवीजन होता है, क्योंकि जो पेरेंट सेल है उसको भी अपने पास साइटोप्लाज्म की अच्छी क्वांटिटी रखनी पड़ती है ताकि वो नए ऑफस्प्रिंग को भी प्रोड्यूस कर सके, नया अपना ये नया ऑफस्प्रिंग भी बना सके। तो इसके अंदर रेगुलर मतलब इसके अंदर इक्वल कैरियोकाइनेसिस और अनइक्वल साइटोकाइनेसिस देखा जाता है ईस्ट के अंदर। और हाइड्रा की बात करें तो हाइड्रा के अंदर भी सेम बडिंग का ही प्रोसेस होता है। अब हाइड्रा के अंदर बडिंग में जो एक छोटा सा बड निकलता है पेरेंट बॉडी से, और वो जब मैच्योर हो जाता है तो वहाँ से ब्रेक डाउन होके नीचे गिर जाता है और अपना फिर से मतलब वो जो बड है वो ग्रो करके एक अपनी पेरेंट बॉडी बना लेता है, फिर वो ही बाद में जाके डिवाइड करता है। अब इसके बाद आता है कि जो अमीबा है वो एक मतलब मेनली इसके अंदर अमीबा का ही एग्जांपल है कि अनफेवरेबल कंडीशन में वो क्या करेगा अमीबा। तो फेवरेबल कंडीशन के अंदर तो फेवरेबल कंडीशन क्या होंगी कि उसके पास अच्छे अमाउंट में वाटर हो, अच्छे अमाउंट में उसके पास जितने भी मिनरल्स न्यूट्रिशन उसको चाहिए वो सारे न्यूट्रिशन उसके पास हो, अच्छा साइटोप्लाज्म का कंटेंट हो, अच्छा उसके पास न्यूक्लियस का कंटेंट हो, DNA का कंटेंट अच्छा हो, है ना जी, ये होगी फेवरेबल कंडीशन। अब इस टाइम पे तो वो बाइनरी फिजन कर लेगा अपना इरेगुलर बाइनरी फिजन। अब अगर उसके पास ये सब फेवरेबल कंडीशन नहीं है, अनफेवरेबल कंडीशन में अगर वो है, उस टाइम पे वो क्या करेगा, तो उस टाइम पे क्या होता है कि जो मैंने नीचे डायग्राम भी बनाया हुआ है कि जो इसके सूडोपोडियाज़ हैं जिसके बारे में हमने ऊपर भी बात करी थी, ये सारे सूडोपोडियाज़ को क्या करेगा विड्रॉ करेगा। उसके बाद इसके सराउंडिंग में 3 सिस्ट की लेयर बन जाती है। सिस्ट वही जो कवरिंग है जिसके अंदर हमारा ऑफस्प्रिंग बनेगा, उसी कवरिंग को हम सिस्ट बोलते हैं। अब इसके अंदर क्या करेगा, ये जो हमारा अमीबा है ये मल्टीपल फिजन करेगा, बहुत सारे नए ऑफस्प्रिंग बनाएगा। उसके बाद जब फेवरेबल कंडीशन आएगी तभी सिस्ट ब्रेक होगी और जितने भी इसके ऑफस्प्रिंग्स हैं वो बाहर रिलीज़ हो जाएंगे, है ना। अभी मेनली किस लिए किया जाता है कि ताकि अनफेवरेबल कंडीशन में मान लो किसी पॉन्ड के अंदर अमीबा है, अब उस पॉन्ड के अंदर जब तक पानी था तब तक तो उसने बाइनरी फिजन करा, अपने नए जो ऑर्गेनिज्म हैं जितने भी नए यंग वंस हैं उनको प्रोड्यूस करा। अब मान लो किसी वजह से वो पॉन्ड का पानी सूख जाता है, अब जब वो पॉन्ड का पानी सूख रहा है तो अमीबा क्या करेगा उस टाइम पर, अमीबा के पास रिप्रोडक्शन के लिए कुछ मेथड तो होना चाहिए, है ना।
अब रिप्रोडक्शन वो करेगा कैसे उस टाइम पे, या तो वो डेड हो जाएगा। तो अब इस टाइम पे वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी करता है, जिसके बारे में आगे बात करेंगे, वो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर, है ना। मेजरली वो क्या करता है, अगर एसेक्सुअल के अंदर देखें, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में अनफेवरेबल में वो किस तरीके से करता है, तो वो मल्टीपल फिजन करता है। एक सिस्ट एक अपने सराउंडिंग में सिस्ट फॉर्म कर लेता है, जिसको कोई भी मतलब अनफेवरेबल कंडीशन की वजह से वो स्ट्रेस जो सिस्ट है वो ब्रेक नहीं होगी, है ना। जब फेवरेबल कंडीशन आएगी सिस्ट ब्रेक होगी, और जितने भी उसके ऑर्गेनिज्म से जितने भी अमीबा हैं उनके मतलब यंग वंस वो बाहर निकल जाएंगे। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेस्टेशन। और जब ये बाहर निकल जाते हैं, मतलब ये इंसेस्टेशन क्या था कि जो इसके अमीबा के अराउंड में जो सराउंडिंग में जो सिस्ट फॉर्म हुई थी, उसको उस सिस्ट के फॉर्म होने के प्रोसेस को हम बोलते हैं इंसेस्टेशन। और जब ये ब्रेक होगी तो उसको हम बोलते हैं एक्सेस्टेशन। अब यही जो बाहर जो इसके स्पोर्स निकल रहे हैं, जो कि आगे जाके फिर से अपना एक बड़ा पेरेंट बॉडी बना लेंगे, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं स्पोरुलेशन। तो ये सब जो बात करी थी हमने करी थी एनिमल के रिस्पेक्ट में, यूनिसेलुलर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके रिस्पेक्ट में हमने बात करी थी, जिसके अंदर हमारा था फिजन, बडिंग, स्पोरुलेशन। इसके बाद अगर हम बात करें अगर प्लांट के अंदर, तो प्लांट के अंदर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के अंदर जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ है, बाकी ये सब क्लास 11th वाला ही है सेम, जो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन था क्लास 11th के अंदर उसी के बारे में है। तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन प्लांट के केस में जो हायर प्लांट्स होते हैं उनमें भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है। ऐसी बात नहीं कि उनके अंदर सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होगा, उनके अंदर भी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, जो कि किसी भी वेजिटेटिव पार्ट से उनका, जैसे हमारा पोटैटो है, पोटैटो के अंदर वेजिटेटिव पार्ट क्या होता है, वेजिटेटिव जो प्रोपेग्यूल जिसको हम बोलते हैं, है ना, वो किस चीज़ को रेफ़र करता है कि कोई एक ऐसा पार्ट जो कि मतलब बिना किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ग्रो कर सके और नया प्लांट बना सके, है ना। तो ये एबिलिटी पोटैटो के ये ट्यूबर्स में होती है, पोटैटो ट्यूबर में। अब पोटैटो ट्यूबर क्या करते हैं, वाटर के प्रेजेंस में जब उसके पास वाटर होता है तो वो वहाँ से ग्रो कर जाते हैं, एक नया प्लांट बना लेते हैं, जिसके अंदर हमें कोई भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की रिक्वायरमेंट पड़ी नहीं। वो एक जो पोटैटो का ट्यूबर था वही ग्रो करके नया प्लांट बना लिया। यही होता है हमारा ये जिंजर में, जिंजर के अंदर होता है हमारा राइजोम, है ना। जो आप ये इसके अंदर जो बड्स हैं जिंजर की वो ग्रो करेंगे, ग्रो करने के बाद अपना एक नया प्लांट बना लेंगे, इसको हम बोलते हैं राइजोम। अब ये जो होता है मेनली देखिए इसमें, है ना, जो हमारा पोटैटो का ट्यूबर था वो तो कैसा वर्टिकली होगा, और ये हमारा जिंजर है, कॉर्म है, ये सब जो होते हैं हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं। अब ये है, ये जो थर्ड वाला है इसको हम कहते हैं अगेव, है ना। ये एक फ्लैशी बल्बिल टाइप का स्ट्रक्चर होता है, रिप्रोडक्टिव मतलब वेजिटेटिव स्ट्रक्चर, जो कि ग्रो कर जाता है, और यहीं से इसी मतलब यही इसका वेजिटेटिव पार्ट है, वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल है। और फिर आता है ये लीफ वाला, लीफ की किस्में ब्रायोफाइलम जो होता है उसके अंदर क्या होता है कि जो लीफ के जो मतलब ब्रायोफाइलम की जो लीफ है उसके जो मार्जिन होता है, मार्जिन मतलब कि जो आउटलाइन वाला जो पार्ट होता है किसी भी लीफ का, वहाँ से कुछ नए प्लांट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, मतलब उसके छोटे छोटे प्लांटलेट्स जो होते हैं वो ग्रो कर जाते हैं, जिनको अगर हम अगर सॉइल के अंदर अगर हम रख दें तो वो ग्रो करके पूरा प्लांट बना सकते हैं, है ना। ये इनके अंदर एक एबिलिटी है ब्रायोफाइलम के लीव्स के अंदर। फिर इसके बाद ये ऑफसेट्स के एग्जांपल्स हैं हमारा इकॉर्निया, पिस्टिया वगैरह, ये सब इनके बारे में भी नीचे हम बात करेंगे। तो ये क्या करते हैं, ये वाटर के ऊपर वाले प्लांट हैं जो कि वाटर के सरफेस पे ग्रो करते हैं, और ये अपने इंटरनोड, ये जो नोड्स होते हैं इन्हीं के थ्रू ग्रो करते हैं, और आगे आगे मतलब अपने बहुत सारे प्लांट्स ऐसे बना लेते हैं, जिसके अंदर अभी हमारा आएगा इकॉर्निया वगैरह नहीं है।
तो अब ये इसी में हम देखते हैं यहाँ पे कि जो एसेक्सुअल का मैंने आपको बताया, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन मेनली जो एनिमल्स वगैरह होते हैं उनके लिए रेफ़र किया जाता है, और जो प्लांट्स हैं जो कि सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं उसके लिए हम वेजिटेटिव प्रोपोगेशन या वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टर्म यूज़ करते हैं। अब वेजिटेटिव प्रोपोगेशन का मतलब क्या होता है कि जो वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल है किसी भी प्लांट का, जो वेजिटेटिव पार्ट है जहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर सकता है, वो एबिलिटी रखता है वो पार्ट, उस पार्ट को हम कहते हैं वेजिटेटिव प्रोपोग्यूल, जो कि एक पेरेंट बॉडी से मतलब नया प्लांट ग्रो करवा देगा, वही उसका रिप्रोडक्शन हुआ। अब इसके अंदर जैसे आता है सबसे पहला है रनर। तो रनर के अंदर हमारी जो ग्रासेस होती हैं, ऑक्जेलिस होती है ना, जो कि मतलब ऑक्जेलिस वगैरह होती हैं, ये सब क्या करती हैं अपने जो लीव्स होती हैं उनकी नोट से जो इनकी जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होती है वहाँ से दोबारा ग्रो करती हैं और नया प्लांट बना लेती हैं। जैसे ये ग्रास ग्रो करेगी, फिर उसके बाद जब ये दोबारा कहीं पे जाके मतलब ज़मीन पर टच होगी, सॉइल में जब टच होगी तो वहाँ से एक नया प्लांट ग्रो कर देगी। तो इसलिए आपने देखा होगा कहीं पे अगर ग्रास होती है तो वो पूरे मतलब थोड़ी दिनों बाद अगर उसको वाटर मिलता रहे, सफिशिएंट वाटर वगैरह जितना भी चीज़ को चाहिए वो सब मिलता रहे, तो वो काफ़ी लार्ज एरिया में ग्रो कर जाता है। इसके बाद आता है हमारा राइज़ोम। और राइज़ोम के अंदर जो मैंने आपको जिंजर दिखाया था, यही राइज़ोम का एग्जाम्पल होता है। जिंजर, कॉर्म, एमॉर्फोफेलस, ये सब जो होते हैं ये राइज़ोम के एग्जांपल्स होते हैं। राइज़ोम के अंदर क्या होता है, जो ये वेजिटेटिव बड है इसकी, यहीं से एक नया प्लांट ग्रो करेगा और ये हॉरिजॉन्टली होता है। जो पोटैटो ट्यूबर था वो वर्टिकली ग्रो करता था और ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करते हैं, है ना। इसके बाद था हमारा ट्यूबर। जैसे पोटैटो ट्यूबर का मैंने आपको बताया एग्जाम्पल, पोटैटो ट्यूबर, है ना। और ट्यूबर के अंदर एक और एग्जाम्पल आता है जो कि होता है जेरूसलम आर्टिचोक, या फिर उसको बोलते हैं हेलियंथस ट्यूबरोसस। तो अब इसके बाद आता है हमारा शक्कर। तो शक्कर के अंदर जो कि हम देखते हैं बनाना जो होता है, या फिर जितने भी ये राइज़ोम वाले पार्ट होते हैं ना, इनको भी हम शक्कर के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। बट अगर अलग अलग इनको क्वालिफाई किया जाए तो फिर शक्कर वगैरह जो होते हैं सेम राइज़ोम के जैसा ही होता है। बट इसमें क्या होता है ना कि ये मतलब ग्राउंड के साथ साथ ही ग्रो करता है, ये हॉरिजॉन्टली ग्राउंड के साथ साथ ग्रो करता है। इसकी जो स्टेम होती है, एक स्टेम तो ऊपर सीधे वर्टिकली जाएगी, एक स्टेम जो होती है इसकी ग्राउंड के साथ साथ ही ये हॉरिजॉन्टली ग्रो करती है। और इसकी जो नोड्स होते हैं ना, वहाँ से एक नया प्लांट भी ग्रो होगा, वहीं से रूट्स ग्रो हो जाएंगी। तो इस तरीके से ये ग्रो करता है। इसके बाद आता है हमारा जो ऑफसेट जैसे मैंने आपको अभी दिखाया, ये जो प्लांट है इकॉर्निया का प्लांट है ना, जो कि वाटर सरफेस पे फ्लोटिंग और ये प्लांट्स होते हैं जो कि सेम अपने नोड्स के थ्रू ही ग्रो करते हैं, जिसमें से नोड्स में से एक नया प्लांट ग्रो करता है और वहीं से रूट्स ग्रो करते हैं, जो कि वाटर से मिनरल वगैरह और जितना भी इनका न्यूट्रिशन होता है वो लेते हैं। इसके अंदर दो मेनली एग्जांपल आते हैं इकॉर्निया का, दूसरा आता है पिस्टिया। इकॉर्निया को हम वाटर हाइसिंथ भी बोलते हैं, पिस्टिया को हम बोलते हैं वाटर लेटेस। ये दो इसके मेनली एग्जांपल हैं। फिर इसके बाद आता है बल्ब। तो बल्ब के अंदर जो होता है ये एक फ्लैशी लीव्स का एक स्ट्रक्चर होता है, जिसके बीच में से एक छोटा सा मतलब इनका एक वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल होता है, जो कि ग्रो करके एक नया प्लांट बनाता है। तो इसके अंदर मेनली हमारा एग्जांपल आता है अनियन का, और दूसरा हमारा जो एग्जांपल आता है गार्लिक का, जो कि प्याज और लहसुन होते हैं। ये वाटर के प्रेजेंस में अगर आप देखें तो अगर इसको वाटर में डाल दिया जाए तो फिर ये अपने आप ही अपना नया प्लांट ग्रो कर लेते हैं। इसको किसी भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन की ज़रूरत नहीं होती, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं भी, है ना। अब यही जो जितने भी स्ट्रक्चर्स थे जिनके थ्रू ये ग्रो कर रहे थे, जैसे ये जितने भी ट्यूबर, बल्ब, है ना, राइज़ोम वगैरह जितने भी वेजिटेटिव स्ट्रक्चर्स हैं, इनको वेजिटेटिव प्रोपेग्यूल बोलते हैं। अब जैसे कि जितने भी ये ऑर्गेनिजम्स होते हैं ये एसेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, इनका एक ही सिंगल पेरेंट होता है। अब इसके अंदर अगर जो पेरेंट है वो कुछ फ्रेगमेंट्स में टूट जाए, कुछ छोटे छोटे पीसेस में, पार्ट्स में टूट जाए, तो उसी के और वो जो फ्रेगमेंट्स हैं वो फिर ग्रो करके एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना दें, है ना। कोई भी नया प्लांट बना दें या कोई भी नया एनिमल, ये मतलब छोटा यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म वगैरह के अंदर होता है, स्पायरो वगैरह के अंदर, या हाइड्रा जो होता है इसके अंदर ये सब फ्रेगमेंटेशन पाया जाता है। तो ये फ्रेगमेंटेशन का मीनिंग क्या है कि
जो पेरेंट बॉडी है छोटे छोटे पीसेस में, छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में ब्रेक डाउन होती है, और वो जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो फिर ग्रो करके एक नया पूरा ऑर्गेनिज्म बना देते हैं, जिसको हम बोलते हैं फ्रेगमेंटेशन। इसके बाद हमारा आता है एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट जो प्लांट है, जो कि ऑफसेट का ही मैंने आपको बताया था ऊपर, इकॉर्निया। इकॉर्निया के बारे में ये है कि इकॉर्निया जो होता है उसको हम टेरर ऑफ बंगाल भी बोलते हैं ना। अब ऐसा क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये एक बहुत ज़्यादा मतलब बहुत इन्वेजिव वीड है, जो कि बहुत रैपिडली ग्रो करता है किसी भी एक स्टेगनेंट वाटर के अंदर, है ना। इसका मेनली था क्या कि इसको बंगाल में लाया गया था एक शो पीस की तरह, क्योंकि इसके जो फ्लावर्स होते हैं बहुत ही ब्यूटीफुल फ्लावर्स होते हैं। प्लांट भी दिखने में काफ़ी मतलब छोटा सा और काफ़ी सुंदर प्लांट होता है ना, काफ़ी एक डिफरेंट प्लांट है। तो इस वजह से इसको वहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया था बंगाल में। अब इसी वजह से क्या था कि ये बहुत रैपिडली ग्रो करता था, है ना। कहीं पे अगर इसको स्टेगनेंट वाटर मिलता था, रुका हुआ वाटर बोलता था, स्टैंडिंग वाटर, वहाँ पर ये बहुत स्पीड से ग्रो करता था, और पूरे जितने भी एरिया था जहाँ पे वाटर होता था उस पूरे एरिया को कवर अप कर लेता था। और जब इसको मतलब लाया गया वहाँ पे, ये एक फॉरेन प्लांट है जिसको इंपोर्ट किया गया था इंडिया के अंदर, है ना। तो ये जो प्लांट है इसका मेनली मतलब कॉजेज़ क्या थे इसके, कि एक तो ये बहुत ही रैपिडली ग्रो करता था, है ना। इसको मेनली चाहिए था स्टैंडिंग वाटर। अब जब ये स्टैंडिंग वाटर के अंदर पूरे वाटर के अंदर से ग्रो कर जाता था, तो जितना भी ऑक्सीजन था जो कि बाहर से आता था वो सब तो ये ले ही लेता था, है ना। मतलब जितना भी ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, जितना भी गैसेस का एक्सचेंज होता था बाहर से एनवायरनमेंट से कर ही लेता था, और जितना भी जो वाटर है वहाँ से जितना भी इसको मिनरल न्यूट्रिशन चाहिए था वो भी सब ले लेता था। अब बात ऐसी थी कि अगर इसको कहीं पर लेक वगैरह में लगा दिया जाए तो वहाँ पर भी पूरा काफ़ी बड़ा एरिया ही कवर अप कर लेगा। तो जितने भी ऑर्गेनिजम्स उस लेक के अंदर रहते थे, नीचे फिशेस वगैरह होती थी या फिर कुछ और भी जो सी क्रीचर्स होते थे वो रहते थे, तो उनको ऑक्सीजन जो था ना वो उतना प्रॉपर नहीं मिल पाता था, क्योंकि इसकी रूट जो होती थी वो भी वाटर के अंदर से ऑक्सीजन ड्रेन करती थी। और जो बाहर से जो एटमॉस्फेयर से जो ऑक्सीजन उसके अंदर डिज़ोल्व होना चाहिए था वाटर के अंदर, वो भी नहीं हो पाता था इन प्लांट्स की वजह से ही। तो इसकी वजह से काफ़ी सारे फिशेस वगैरह जो हैं उनकी भी डेथ हो गई थी। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा जाता है, क्योंकि इसकी वजह से एक तो ये बहुत ज़्यादा रैपिडली ग्रो करता है, और इसकी वजह से पूरा जितना भी पॉन्ड वगैरह है उसके अंदर जो ऑक्सीजन है उसकी डिमांड कम पड़ जाती है, सप्लाई कम पड़ जाती है, जिसकी वजह से जो फिशेज़ हैं, जो सी क्रिएचर्स हैं, उनकी भी बहुत ज़्यादा डेथ होती है। इसलिए इसको टेरर ऑफ बंगाल कहा था। तो इसके बाद आता है कि जैसे कि हमने देखा ऊपर कि तो इसके बाद आता है कि जैसा कि हमने ऊपर देखा था कि जो पोटैटो ट्यूबर है, जो राइजोम है ना, ये सब ग्रो कर रहे थे। तो इसके बारे में मैंने आपको बताया था कि ये अपने नोड से ग्रो करते हैं ना। नोड्स क्या होता है कि जो इंटरकैलरी मेरिस्टेम होता है ना, वो किसी किसी पार्ट पे जब वो ग्रो कराता है तो वहाँ से स्टेम्स या फिर कुछ नए जो पार्ट्स होते हैं किसी प्लांट के वो ग्रो करते हैं। वहाँ से रूट्स भी ग्रो कर सकती है, नया प्लांट भी ग्रो कर सकता है, नया जो प्लांटलेट है वो ग्रो कर सकता है। और इसी को हम बोलते हैं नोड। अब कुछ कुछ प्लांट्स के अंदर यही नोड जो होता है मॉडिफाई होके जैसे राइजोम वगैरह है या ट्यूबर वगैरह है, इन सब का भी फॉर्मेशन करा देता है। इसी के अंदर हमने देखा था कि जो ब्रायोफाइलम है उसकी भी जो मार्जिन्स है, जो उसके बाउंड्री है जो लीफ की, वहाँ पर भी जो नए प्लांटलेट्स हैं वो भी ग्रो कर सकते हैं। ये उसके ब्रायोफाइलम के लीफ के पास एबिलिटी है। इसके बाद आता है जो मैंने आपको बताया था कि जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं वो जब प्रोड्यूस करते हैं अपने नए ऑर्गेनिजम्स, नए ऑफस्प्रिंग्स, वो जिस तरीके से कर रहे थे मैंने आपको उसके बारे में बताया था। अब उसी के अंदर मैंने आपको बोला था कि मैं आगे चल के आपको ये बताऊंगा कि जो अमीबा है ना, वो एसेक्सुअली तो अनफेवरेबल कंडीशन में इंसेस्टेशन करके, स्पोरुलेशन करके स्पोर फॉर्मेशन कर लेता था, लेकिन अब अगर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन वो नहीं कर पाता है ना, तब वो क्या करेगा? तो वो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मेथड यूज़ करेगा अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर। वो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन या एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं कर पाता है, तो वो अपने गैमीट्स फॉर्म करेगा और उन गैमीट्स का फ्यूजन कराएगा, और उसके बाद वो एक नया जो ऑर्गेनिज्म बनेगा ना, उस ऑर्गेनिज्म को उसके ऊपर मतलब इंसेस्टेशन करके उसका मतलब उसको कवर करके पूरा बाहर से उसको छोड़ दिया जाएगा, ताकि कोई भी अनफेवरेबल कंडीशन को सर्वाइव कर सके। जो उसका आउटर कवरिंग होती है वो इतनी कैपेबल
इतनी कैपेबल होती है कि वो किसी भी अनफेवरेबल कंडीशन को सरवाइव कर सकती है। अब उसके बाद जैसी फेवरेबल कंडीशन आएगी तो वो जो उसकी सिस्ट है वो ब्रेक डाउन हो जाएगी, और जो हमारा जितने भी ऑर्गेनिज्म, जितने भी अमीबा थे, है ना, जितने भी उनके ऑफस्प्रिंग थे, वो बहुत रैपिडली डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने के बाद वो अपने बहुत सारे ऑफस्प्रिंग बनाएंगे और उनको फिर बाहर भेज देंगे मौज करने के लिए। तो बस इसके अंदर तो जितना भी एसेक्सुअल के अंदर था हमने पूरा कवर अप कर लिया है, आगे पीछे जितना भी हुआ हमने पूरा कवर अप कर लिया। इसके बाद अगली वीडियो हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में, उसके काफ़ी सारे स्टेजेस के बारे में, कि उसके अंदर जितने भी प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन, जितने भी स्टेजेस होते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। बाकी इस वीडियो के लिए तो इतना ही था, और इस वीडियो के अंदर जो भी चीज़ आपको अच्छी लगी, नहीं लगी, सब कुछ कमेंट करके बताएं। बाकी थैंक्स फॉर वॉचिंग।